लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने 10th क्लास के एनसीईआरटी कंटिन्यू करा रहे हैं, जो हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन और आंसर दोनों। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पहले वीडियो जाकर देखिए, फिर 5वां चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए, फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर 5वां। ठीक है, 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए। हर कंपैरेटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और साथ में नोट्स भी बनवाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर देखिए क्या बोल रहा है कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, आज तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न है। इसमें इसमें से 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जो आज तक कितना तत्व पाया गया है, तो 118 तत्व पाए गए हैं, और इसमें से 98 जो है 90 8 98 जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, देखिए चलिए यहाँ देखेंगे, जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुण धर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा। उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना प्रारंभ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। ठीक है, चलिए व्यवस्थित, देखिए यहाँ देखेंगे, अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास है। ठीक है, अब उसको जस्ट नीचे देखेंगे, सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणों के बारे में हमारा हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। चलिए देखिए, डोबेराइनर का के त्रिक। ठीक है, ये पढ़ेंगे। देखिए सन 1817 में रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ठीक है, प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूह को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को परमाणु के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ठीक है, देखिए यहाँ उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए लिथियम सोडियम एवं पोटेशियम वाले त्रिक पर ध्यान दीजिए, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 23 और 39 है। ठीक है, आइए इसके सारणी देखते हैं। चलिए इसके सारणी देखेंगे। समूह ए देखेंगे, समूह ए के तत्व और परमाणु द्रव्यमान, और समूह बी में देखेंगे के तत्व देखेंगे परमाणु द्रव्यमान, फिर समूह 3 के देखेंगे परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए सोडियम का देखिए 14 है, सॉरी नाइट्रोजन का देखिए 14 है, और पोटेशियम का देखिए 31 है, और उसके बाद क्या है, एएस दिया हुआ है। तो एएस का क्या परमाणु संख्या होता है, तो एएस का परमाणु संख्या क्या होता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और ए और एस का क्या होता है, तो आर्सेनिक होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, आर्सेनिक होता है, एन का मतलब नाइट्रोजन होता है, पी का मतलब पोटेशियम होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब उसके बाद समूह बी में देखिए कैल्शियम का कितना है, तो 40.1 है कैल्शियम का। और एस आर का मतलब क्या होता है, देखिए एस आर का मतलब क्या होता है, ये सब याद करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एस आर का मतलब होता है स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम होता है एस आर का मतलब, जिसका परमाणु संख्या कितना है, तो 87.6 है। और और देखिए बी ए का किसका है, तो बेरियम का है। तो बेरियम का कितना है परमाणु द्रव्यमान, तो बेरियम का है 137.3 है, ठीक है। अब क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का कितना है, 35.5 है क्लोरीन का। और बी आर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बी आर का ब्रोमीन होता है, ठीक है। अब लोग ये हमेशा याद रखिए। ब्रोमीन का देखिए कितना है, तो ब्रोमीन का है 79.9, ठीक है। और आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब आयोडीन, आयोडीन का कितना है, 126.9 है, ठीक है। आप लोग जब तक इसका सिंबल याद करके नहीं रखिएगा तब तक आप लोग से मतलब थोड़ा सा पढ़ने में कठिन होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे हमेशा के लिए याद करिएगा। चलिए अब चलिए हम आगे देखते हैं। डोबेराइनर उस तक उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात करते हैं, ठीक है। डोबेराइनर जो है उस समय तक कितना त्रिक ज्ञात करते हैं, तो 3। इसलिए त्रिक में वर्गीकृत वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। न्यूलैंड्स न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, देखिए आप पढ़ेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ठीक है। सन 1866 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया और 56वें तत्व तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया, ठीक है। 56वें तत्व क्या है, तो थोरियम है, समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। न्यूलैंड्स के अष्टक के में लिथियम और सोडियम गुणधर्म समान थे, ठीक है। चलिए उस पर सारणी 5.3 में देखेंगे हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट है। चलिए देखते हैं सारणी 5.3 में न्यूलैंड्स का अष्टक देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, सारे गामा पाधानी, ठीक है। अब देखिए संगीत के सुर में है डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है। तो आप लोग इसको पीरियोडिक टेबल के थ्रू जो है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। इसको याद करके तो फिर आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक पीरियोडिक टेबल खरीद लीजिएगा जो अपने स्टडी टेबल के सामने मतलब टांग दीजिएगा, ठीक है। ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व में से नहीं मिलता। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्वान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे, ठीक है। अब चलिए अब इस पट्टी वाला देखते हैं हम लोग। अब इस पट्टी वाला क्या बोल रहा है, देखिए देखिए अपने सारणी में इन तत्वों को समायोजित समंजित करने के लिए न्यूलैंड ने दो तत्वों को एक साथ रख दिया, कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया, ठीक है। अब देखिए कि रख दिया की कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ में तथा उन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जिससे फ्लोरीन क्लोरीन एवं ब्रोमीन है। यद्यपि उन दोनों तत्वों से विभिन्न आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया है, जबकि उनके गुणधर्मों में समानता होती है। इस प्रकार न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत केवल केवल हल्के हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो लागू हो गया लागू हो पाया, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट। अब देखिए अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीव की
आवर्त सारणी, ठीक है। देखिए, चलिए देखते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के आविष्कार होने के बाद भी कई वैज्ञानिक ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय उसी रूसी रूसी रसायनज्ञ डमित्री डानोविच मेंडलीफ को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है। अब उसके जस्ट देखिए, अब उसके जस्ट आगे देखेंगे, यहाँ पे है हम लोग। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है। जब बोल रहा है कि जब मेंडलीफ ने जब अपना कार्य जब प्रारंभ करने गया तो उस समय क्या हुआ, 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में गुण सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप ग्रुप को समूह कहते हैं, ग्रुप समूह तथा 36 पंक्तियों को पीरियड आवर्त कहते हैं। ठीक है। देखिए, ग्रुप को समूह कहते हैं और 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब सारणी हम लोग 5.4 देखेंगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखिए, यहाँ पे है समूह 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया हुआ है। ठीक है। ऑक्साइड दिया है, हाइड्रोक्साइड दिया है, आवर्त दिया है, उससे क्या क्या बनते हैं वो सब दिया है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और देखिए, प्रथम दिया है, छठा तक दिया है, एक यहाँ छठा तक है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इधर मेंडलीफ की, यहाँ पे हम लोग आएंगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर आर समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है। सूत्र को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए कार्बन के हाइड्रोक्साइड CH4 को RH4 तथा उनके ऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और RO2 लिखा गया है। ठीक है। देखिए, मेंडली की यहाँ पे लिख रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीफ को आवर्त में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले पहले रखना पड़ा। ठीक है। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। इसके अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान को छोड़ दिया। ठीक है। मेंडलीफ ने क्या किया, कुछ रिक्त स्थान को छोड़ दिए। ठीक है। चलिए, यहाँ देखेंगे। इससे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गया। देखिए, वो क्या किए कि छोड़ दिए तो उनको क्या फायदा मिला उससे, कि ठोस शुद्धता मिल गया और अच्छा प्रमाण उपयोगिता मिल गया। ठीक है। इसके अलावा मेंडलीफ के अनुमान की असाधारण असफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको एक सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना। उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियोन एवं आर्गन का पहले भी देखिए, यहाँ पे हम लोग पहले भी कई संदर्भ
में कई संदर्भ में उल्लेख किया गया उन गैसों का पता देर से चला वे क्योंकि ये अक्रिय हैं तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चलता तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही उन्हें नए समूह में रखा जा सका। ठीक है, चलिए उसके आगे देखेंगे। मेंडलीव के वर्गीकरणों की सीमाएं देखिए। मेंडलीव की वर्गीकरणों की सीमाएं क्या क्या है, ये हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है। हाइड्रोजन के यौगिक और सोडियम के यौगिक। हाइड्रोजन के देखिए हाइड्रोक्लोराइड से बना सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड से बना सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड से बना सोडियम सल्फाइड। ठीक है, देखिए जो इधर से कन्वर्ट हुआ, इधर से कन्वर्ट होके इधर इधर चला गया। ठीक है, देखिए है ना, दिख रहा होगा। देखिए इधर से इसको इससे मिला दिए, अरे इससे इसको इसके ऐसे इसको मिलाया गया है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि मतलब हाइड्रोजन के यौगिक से सोडियम यौगिक कैसे बन रहा है, वही दिखाया गया है। ठीक है, चलिए दूसरी एयर हाइड्रोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के अणु के अणु के रूप में पाई जाती है और धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। ठीक है, सही स्थान नहीं दे पाए। मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिक का पता चला। हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्मों समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। उनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, तो भिन्न होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। इसके जस्ट नीचे का देखेंगे, ये कर लिए हैं। अब देखिए इस प्रकार सभी तत्व के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। ठीक है, अब देखिए तीसरी देखते हैं। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्व के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर से देखते हैं हम लोग। आइए यहाँ देखते हैं क्या है। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, ये अलग है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त सारणी के नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तत्वों के गुणधर्म, उनकी परमाणु फलन होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग तत्वों के गुणधर्म देखेंगे। तत्वों के गुणधर्म की उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन
की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को तत्वों को उनकी परमाणु संख्या जेड के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो और वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब उसके जस्ट आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की तीनों कमियों को सुधारा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान किन बातों पर निर्भर करता है, यह जानने के बाद हम हाइड्रोजन की असंगत स्थिति की चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा माफ करिएगा क्योंकि बगल में है ना रेलवे स्टेशन है और उसी का थोड़ा सा डबल लाइन जुड़ता है जो मुजफ्फरपुर के लिए तरफ जाता है, बरौनी की तरफ रास्ता कटता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा। जो आप लोग को ट्रेन की जो सीटी होती है उसकी आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग कंटिन्यू क्लास को करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा परेशानी होगा तो माफ कीजिएगा। ठीक है, चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति देखिए, यहाँ देखेंगे आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर संतव है जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। और आइए देखते हैं कि किस समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये जो है ना पीरियोडिक टेबल, इसलिए आप लोग को बोल रहे खरीदने के लिए। जैसे कि पीरियोडिक टेबल आप लोग खरीदिएगा, इसमें छोटा छोटा आप लोग को नहीं दिखेगा, हम जूम करके कोशिश करेंगे दिखाने के लिए, लेकिन देखिए क्लियर दिख रहा है लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखेगा। इसलिए हम आप लोग को इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग अगर ले लेते हैं ना तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप लोग ले लीजिएगा अपने स्टडी टेबल के पास रहेगा, जब वीडियो देखिएगा तो आपको कहीं भी फंसेगा वहां देख लीजिएगा कि मेरा कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग ये जल्दी जल्दी पीरियोडिक टेबल जाइए, 10-20 रुपए में देगा, आप लोग खरीद के अपने स्टडी टेबल के नीचे, सॉरी स्टडी टेबल के पास जो आपको करीब होगा वहां दीवार पे चिपका दीजिएगा, बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी चित्र में देख लिए थे, चलिए अब इधर देखते हैं। इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसीलिए इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन जो समूह 17 के तत्व हैं। इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि इसे पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 किसी भी रखा जा सकता है। आप यह देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बचा है, चलिए देखिए यहाँ से देखेंगे हम लोग। ओह, थोड़ा सा पेंट कर रहे हैं ना, बहुत हो जाता है। चलिए देखिए, आप जानते हैं कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक से नियत कोश की को दर्शाता है। जैसे देखिए k कोश से -2 गुने 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 होगा, और प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। ठीक है, l कोश में देखिए -2 गुने -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 8 होगा। तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व है। ठीक है, और m देखिए m वाला में
m वाला में क्या कर रहा है, m कोश का देखिए -2 गुने 2 का पावर 3 यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 18। बाहरी कोश में 8 से अधिक तत्व इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसलिए तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व होंगे। ठीक है, जो पिछले वीडियो में हम लोग ये बता रखे हैं कि कितना आवर्त सारणी किसका नाभिक का कितना होता है और कैसे निकालेंगे। ठीक है, 8 से ऊपर किसी का नहीं जाता है, हम बता रखे हैं। तो आप लोग पहले जाके वो वीडियो देखिए चैप्टर नंबर 4, फिर ये आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखिए देखिए क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में देखिए क्या बोल रहा है, संयोजकता। संयोजकता आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। परमाणु साइज, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पीएम पिकोमीटर, पीएम का मतलब होता है 37 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -12 मीटर है। ठीक है, आवर्त में बाई से दाई एड़ जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वीवीआई। देखिए आवर्त में क्या बोल रहा है कि आवर्त में बाई से दाई जाने पर परमाणु त्रिज्या कितना होता है, घटती है। ठीक है, अब दूसरा देखिए नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की एड़ खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। ठीक है, अब देखिए समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की साइज बढ़ता है। देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या बोला, समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज क्या होता है, तो बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है, जिससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोश के नीचे की बढ़ जाती है और कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। धात्विक 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 एवं अधात्विक गुणधर्म। देखिए धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। सोडियम एवं मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं एड़ तत्व तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं एड़ स्थित है। मध्य में सिलिकॉन स्थित है, जिसे अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। यह अधातु एवं धातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आवर्त में, देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, टिक लगा रहे। देखिए आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। समूह में नीचे की एड़ संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वालों प्रभावी नाभिकीय समावेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। ठीक है, इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटते हैं तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। दूसरी एड़ अधात्वीय विद्युत ऋणात्मक होती है। इनमें इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करके
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सॉरी, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती है। इन प्रवृत्तियों से हमें इन तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रकृति का भी चलता है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड असामान्य अम्लीय होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सोचते हैं इसी में क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इसका नहीं दिया हुआ है और बस 14-15 क्वेश्चन होगा, तो इसी में क्वेश्चन आंसर हम लोग करा देते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप लोग बोलिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं 4 चैप्टर, तो पहले जाके 4 चैप्टर देखिए, तभी 5वां चैप्टर समझ में आएगा, ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो फिर क्या लिखिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए समझ में तभी आएगा, तब तक आप तो उसको कंप्लीट नहीं करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।